हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम एस्टेट जो हमारे पीवाई की सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। तो आज मैं आपके लिए जो हमारा एस्टेट 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके मैं से डीपी क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, तो चलो हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवांशिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए समानता का नियम, ऑप्शन बी भिन्नता का नियम, ऑप्शन सी प्रतिगमन का नियम, ऑप्शन डी प्रकृति का नियम। तो कौन सा है जो हमारा आनुवांशिकता से संबंधित है। तो देखो, समानता का नियम ये भी होता है, भिन्नता का नियम ये भी होता है, प्रतिगमन का नियम ये भी होता है। जो हमारा प्रकृति का नियम होता है यानी कि लॉ ऑफ प्रोग्रेशन, वो हमारा आनुवांशिकता से संबंधित नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण है। क्या बुद्धि का क्रियात्मक परीक्षण। कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास अलोक परीक्षण, या सेंगुइन फ्रॉम बोर्ड परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो इसमें से ये बताना है कौन सा है जो बुद्धि का में क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण यानी कि को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ये तो हमारा होता है, और अलेक्जेंडर पास लॉन्ग टेस्ट ये भी होता है, और सेंगुइन फ्रॉम बोर्ड टेस्ट ये भी होता है, और स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट ये भी होता है। तो कौन सा हमारा जो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है ये हमारा नहीं होता। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं 3 क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न नहीं है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। तो देखो, इसको इंग्लिश से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप है जो हमारे मैचिंग क्वेश्चन होते हैं, है ना, मैच करना, वो भी एक नंबर के आते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा मैचिंग क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी होते हैं हमारे, ये मल्टीपल चॉइस होता है, और ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन ये भी होते हैं। तो कौन सा नहीं होता हमारा एनालिटिक क्वेश्चन यानी कि विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो इसका 3 का हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं 4th क्वेश्चन के पास। 4th में क्या दिया हुआ है। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था है। ऑप्शन ए नैतिक यथार्थवाद की अवस्था, ऑप्शन बी बाधिक नैतिकता की अवस्था, ऑप्शन सी प्रायत नैतिकता की अवस्था, ऑप्शन डी स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो हमारे किशोर अवस्था की पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था हमारी क्या है, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट हो गया। अभी चलते हैं हम अपने 5 क्वेश्चन के पास। तो देखो, 5 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो देखो, ऑप्शन ए उत्क्रमणीयता यानी कि पलटाव की अक्षमता, क्रमबद्धता, सीरियलाइजेशन, जीववाद, एनिज्म, संरक्षण, कंजर्वेशन। तो कौन सी है जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है, जीववाद यानी कि एनिज्म। ये एनिज्म का मतलब क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। ठीक है, अब देखिए 6 क्वेश्चन। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है कौन सा कथन इसमें माना सही नहीं है। देखो, कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते, ये तो सही बात है, समान थोड़ी होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं विशेषताओं के संबंध में विचलन होती है। अच्छा, अपर डेविएशन होता है विचलन का मतलब, ये भी हमारा ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताएं अपनी समग्रता से में व्यक्तियों को अलग करती हैं, ये भी सही बात है। 4th, व्यक्तिगत भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है, ये तो केवल आ गया, ऑटोमेटिकली ही गलत हो गया है ना। और ये क्या होगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो क्या इसका डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा राइट हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 क्वेश्चन। जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी। विराम विधि, पूर्ण विधि, अविराम विधि और प्रासंगिक विधि। तो देखो,
एक बच्चा कोई भी पाठ पढ़ रहा है, वो लंबा भी है और मुश्किल भी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होगी, बीच बीच में उसको स्पेस देना चाहिए ना, विराम देना चाहिए, तभी उसको क्या ईजिली तरह से समझ आएगा। तो हमारे 7th का क्या हो गया, ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए एक क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा, कौन सा, सरल से जटिल, यानी कि देखो आसान से या मुश्किल की तरफ जाएंगे ये तो लाभप्रद होगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे ये भी लाभप्रद होगा, ज्ञात से अज्ञात जो जानते हैं उससे उसकी तरफ जाना जो हम नहीं जानते हैं, ये भी सही बात। अब देखो अमूर्त से अमूर्त, जो दिखाई नहीं देता उससे हम जो दिखाई देता उसकी तरफ जाएंगे, ये तो मुश्किल होगा ना, इससे अच्छा क्या होता है मूर्त से अमूर्त। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, अभी चले 9 क्वेश्चन के पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत क्या है, नहीं है। अच्छा, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद है। सेकंड ऑप्शन, विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेयी है। विकास रैखिक पथ का समीकरण करता है। विकास सामान्य से वशिष्ठ की ओर होता है। तो देखो विकास है जो हमारा हेरिडिटरी इन्वायरमेंट का होता है, प्रोडक्ट होता है, तो ये तो हमारा ठीक है होता है ये तो। अच्छा, विकास पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, ये भी बात सही है। अब ये जो है इसने बोला कि रैखिक पथ का अनुसरण करता है, तो ये बात क्या है हमारी रॉन्ग है, वो रैखिक पथ का अनुसरण नहीं करता, और सामान्य से वशिष्ठ हमारा विकास होता ही है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी देखिए 10 क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वाइगोत्स्की, प्याजे, ब्रूनर, हल। अब देखो जहाँ पर सामाजिक और संस्कृति की बात आ जाए ना, वहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा हमारा, वाइगोत्स्की होगा। ठीक है, तो 10 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अब देखिए 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है। माता पिता, किशोरावस्था में देखो माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, नया सामाजिक समूहन, पहचान की खोज, वीर पूजा। सामाजिक विकास पूछा इन्होंने, तो सामाजिक समूहन तो होगा, पहचान की खोज किशोरावस्था में होती है, वीर पूजा भी होती है ना, तो कौन सा नहीं होता, माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, यानी कि वो सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है, वो तो हमारे पर्सनल में आते हैं। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, 11 का ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, अभी चलिए अपने 12 क्वेश्चन के पास। तो देखो 12 में क्या दिया हुआ है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है। व्यक्तिवाद एवं विनिमय, अच्छे अंतर्व्यक्तिगत संबंध, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है। तो देखो कौन सी नहीं होती हमारे में, देखो व्यक्तिवाद एवं विनियम ये तो होती है, व्यक्तिवाद एवं विनियम। कोलबर्ग का नैतिक विकास पूछा ना, तो व्यक्तिवाद एवं विनियम नहीं होता। तो ये देखो इनमें कौन से में है, बी और सी, सी डी, यानी कि ये 2 ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अभी इन दोनों में से बचा है। अब पढ़ो, कोलबर्ग में अच्छे अंतर्व्यक्तिगत संबंध ये तो होते हैं। अब सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना ये भी होते हैं। अब डी ऑप्शन, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, तो ये हमारे नहीं होते। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए और डी नहीं है, तो क्या है हमारा सी ऑप्शन में ए और डी है ना, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट हो गया। ठीक है, अब देखिए 13 क्वेश्चन, अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना क्या कहलाता है। अनुकरणात्मक सीखना, गामक सीखना, संज्ञानात्मक सीखना, भावात्मक सीखना। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, संज्ञानात्मक सीखना, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अब देखिए 14, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। क्षेत्र भ्रमण,
प्रयोग, मानसिक उद्वेलन। अब देखो, अगर आप कुछ भी विद्यार्थी को सिखा रहे हो, मान लो आप ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप उनको फील्ड ट्रिप पर लेके चले जाओ। चलो बच्चों, हम आपको ताजमहल दिखाने लेके जा रहे हैं, तो ताजमहल दिखा रहे हो उनको, फिर उसके बारे में बता रहे हो, तो इससे क्या है, बच्चों को इजीली तरह समझ आएगा ना। तो हमारा 14 का क्या है, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब देखिए 15 क्वेश्चन। पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय, उद्दीपकों का पुनरावृत्ति, नियंत्रित वातावरण और प्रेरक की कमी। तो देखो, कौन सा प्रभावित नहीं करेगा? उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय, ये तो करेगा। उद्दीपकों की पुनरावृत्ति, ये भी करेगा। नियंत्रित वातावरण, ये भी करेगा। पर लेक ऑफ मोटिव यानी कि प्रेरक की कमी है, ये नहीं करेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। अब देखिए मेरा 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? यानी कि एक शिक्षक है, उसका कौन सी जो प्रक्रिया है, जो हमारी जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, उसको क्या प्रभावित इफेक्ट नहीं करेगी? शिक्षक का शारीरिक रूप, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का विषय वस्तु ज्ञान, शिक्षक का संप्रेषण कौशल। तो देखो, शिक्षक का संप्रेषण कौशल, एक टीचर को उस कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये तो प्रभावित करेगा। उसको अपने सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, ये भी प्रभावित करेगा। और उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, ये भी प्रभावित करेगा। पर जो शिक्षक का शारीरिक रूप है कि वो मोटा है, पतला है, कैसा भी है, ये तो क्या इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता? पोषण, गर्भावस्था के दौरान मां का मानसिक स्वास्थ्य, दुर्घटनाएं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो कौन सा पर्यावरणीय कारक है जो बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पोषण, ये तो करेगा। गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव, ये भी करेगा। दुर्घटनाएं, ये भी करेगा। पर जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये क्या है, प्रभावित नहीं करेगी। यानी कि इसका 17 का डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। 18 क्वेश्चन देखिए। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है? उपयोग और अनुपयोग का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, बी ऑप्शन, यानी कि अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अब चलिए अपने 19 क्वेश्चन के पास। तो देखिए क्या दिया है 19 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत और प्रतिपादक, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत एटकिंसन, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो, प्रणोद सिद्धांत वुडवर्थ, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैक्लीलैंड। अब देखो, जो हमारा आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है, ये हमारा मैस्लो से संबंधित है, सही बात है। प्रणोद सिद्धांत, ड्राइव थ्योरी वुडवर्थ, ये भी सही है। और अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैक्लीलैंड के साथ सही है। और जो हमारा मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है, वो भी हमारा मैक्लीलैंड के साथ संबंधित है, एटकिंसन के साथ संबंधित नहीं है। तो इसका क्या होगा हमारा 19 का ए ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए, समावेशी शिक्षा से हमारा क्या तात्पर्य है, यानी कि सभी बच्चों को, सभी को साथ लेकर शिक्षा है ना। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा नहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, ये भी नहीं हो सकता। सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, ये भी नहीं हो सकता। सभी बच्चों के लिए शिक्षा है ना, समावेशी का यही होता है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, 20 का राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत पहुंच, निष्क्रिय उपस्थिति, प्रतिपुष्टि। तो प्रभावी अधिगम का कौन सा होगा हमारा,
निष्क्रिय उपस्थिति, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट होगा। ठीक है, अब देखिए 22 क्वेश्चन, कहने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए? संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, नियम अधिगम, विभेदन अधिगम। तो कौन से एक शिक्षक को विद्यार्थियों को कौन से स्तर तक ले जाना चाहिए हमें? समस्या समाधान अधिगम, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा राइट हो गया। ठीक है, अभी चलिए अपने 23 क्वेश्चन के पास। स्टर्नबर्ग के परितंत्रीय सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है? घटकीय, अनुभवजन्य, संक्रियात्मक, संदर्भात्मक। तो कौन सा? देखो, कंपोनेंशियल, एक्सपेरिमेंटल, ऑपरेशनल, कॉन्टेक्चुअल। तो कौन सा होगा हमारा इसमें? देखो, जो हमारा संक्रियात्मक है वो नहीं होगा, तो ए, बी और डी। तो कौन से ऑप्शन में? हमारे सी ऑप्शन में, यानी कि इसका सी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए 24 क्वेश्चन, धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है? त्वरण यानी एक्सीलरेशन, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, अभ्यास कार्य, सहकारी शिक्षण अधिगम। जो धीमी गति से के अधिगम करता है उनके लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है? त्वरण यानी कि हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है, हम देखिए 25 क्वेश्चन, किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन कीजिए। नेतृत्व कुशलता, ये तो होती है। परानुभूति, ये भी होती है। एम केंद्रितता, इगोसेंट्रिज्म, ये तो होता ही नहीं। किशोरावस्था में रूढ़िवादिता, ये भी नहीं होता। तो ए और बी क्या होगा हमारा? ये राइट होगा। तो कौन से ऑप्शन में? हमारे ए ऑप्शन में, यानी कि ए और बी। 25 का ए ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। अब चलिए 26 क्वेश्चन के पास, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ है लगातार परीक्षाएं लेना, उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना। अब देखो, लगातार परीक्षाएं लेना, ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि क्या है, इससे जो स्टूडेंट है उस पर प्रेशर बढ़ेगा। अब उपयुक्त अंतराल के बाद परीक्षाएं लेना, ये तो हमारा सही हो गया है ना। अब इसमें देखो, ए कौन से में है? ए में है, यानी कि ये तो हमारा कैंसिल हो गया। बी राइट है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, ये भी बात सही है। तो देखो डी, अभी देखते हैं सी, बी और सी इसमें भी है और इसमें है। अब देखना, केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना, केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना, ये तो गलत बात हो गई है ना। तो बी और सी किस में है? हमारा बी ऑप्शन में। तो ये हमारा 26 का बी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। अब देखिए 27 क्वेश्चन, वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतक्रिया सुनिश्चित करती है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है? विशिष्ट शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। यानी कि क्या है? जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थी की उनके वातावरण के साथ अंतक्रिया सुनिश्चित करती है, वो क्या कहलाती है? हमारी प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, यानी कि 27 का बी क्वेश्चन भी क्या हो गया राइट हो गया। 28 क्वेश्चन क्या है हमारा? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है? देखो, जो दृष्टिबाधित है उनके लिए ब्रेल लिपि तो लेके आए थे ना, तो ब्रेल सामग्री तो होती है। बोलती किताबें, ये भी सही है। फिल्म स्ट्रिप, ये भी सही है। मतलब उभरे हुए मानचित्र, अभी मानचित्र का उपयोग होगा। दृष्टिबाधित होगी वो तो उनको देख ही नहीं पाएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। ठीक है, 29 क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों के सही कूट का चयन करें। अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, अभिरुचि, अवधान। तो अधिगम को कौन सा प्रभावित करता है? अभिप्रेरणा भी करेगा, अभिक्षमता भी करेगा, अभिरुचि भी करेगा, अवधान भी करेगा। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। अब देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन,
एक अधिगम कठिनाई जो बच्चों के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? डिस्प्लास्टिका, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। ये क्या होगी? हमारी जो पढ़ने और वर्णों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करेगी वो डिसलेक्सिया। यानी कि 30 का क्या हो गया हमारा? बी ऑप्शन राइट हो गया। तो ये थे हमारे CDP के 30 क्वेश्चन। ठीक है, इनको आप रिवाइज करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।